नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 3 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें जो बिंदु हमको पढ़ने हैं वो देख लीजिए। पदार्थ की अवस्थाएं, उनके निर्माण की मौलिक इकाई, अणुओं अथवा परमाणुओं के बीच की दूरी में अंतर का कारण, रसायन की भाषा, तत्वों के संकेत, रासायनिक सूत्र के लाभ, अव्ययी तत्वों एवं उनके अनुपात, अम्ल क्षारक और उदासीन यौगिकों की अवधारणा, अम्ल क्षारक और लवण की प्रकृति में उपस्थित एवं उपयोग, प्राकृतिक सूचक, उदासीनीकरण एवं उसका दैनिक जीवन में उपयोग। ये सारे मुख्य बिंदु हमको इस पाठ में पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ क्या है? देखिए, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, यानी इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है उसको हम पदार्थ कह सकते हैं, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यानी ऐसी अगर कोई वस्तु है तो वो पदार्थ कहलाएगी। पदार्थ निर्माण की मौलिक इकाई, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। देखिए, पदार्थ निर्माण की मौलिक इकाई है क्या? परमाणु। देखिए, पदार्थ उनके छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और एक काम होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वहीं अणु अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। ठीक, यानी जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक हाइड्रोजन ये है। अब ये दूसरे हाइड्रोजन से जब मिलता है तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2, जिसको कहते हैं अणु। ये हो गया हमारा अणु। ठीक, इसको अणु कहेंगे। ठीक, वहीं ये क्या है? इसको कहेंगे परमाणु। ठीक, ये हो गया हमारा परमाणु। तो दो परमाणु मिलके एक अणु बनाए। ऐसे ही चार परमाणु मिलके भी अणु बनाएंगे। ऐसे जितने भी हो सकते हैं उस हिसाब से वो अणु बनाते रहेंगे। आगे देखते हैं। अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। सामान्यतः अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह बंध अणु की परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। अब देखिए, अणु समान तरह के परमाणु मिलके भी अणु बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलके भी अणु बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये चीज़ आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या है? देखिए, अणु और परमाणु में बस इतना ही अंतर है। अणु क्या है? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु
रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। वहीं परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला बिंदु, पदार्थ की अवस्थाएं। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, पहली अवस्था ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास होते हैं। उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, या उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए इनकी स्थिति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसीलिए इन्हें ठोस कहा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है ठोस। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण या अणु अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान। अंतराणु स्थान मतलब जैसे ये पास पास में है ना, एक अणु ये है, एक अणु ये मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में स्थान जो है क्या है? इसी स्थान को अंतराणु स्थान कहा जा रहा है। कम होता है तो इसे क्या कहते हैं? ठोस। द्रव में क्या होता है? पदार्थ की द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणु स्थान, दो अणुओं के बीच का स्थान जो है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ये देखिए, एक द्रव का अणु ये है, एक द्रव का अणु ये है। अब इन दोनों के बीच में देखिए थोड़ा सा सफ़ेद जगह है ना, हाँ, तो इसी जगह को इसमें ये जगह ज़्यादा हो जाती है ठोस की अपेक्षा में। ऐसी गैस देखिए, पदार्थ की गैस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतराणु स्थान बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे पदार्थों को गैसीय पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की आणविक संरचना। पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। इनके व्यवस्था में अंतर ये जो होता है क्यों होता है? दो अणुओं के बीच में एक बल लगता है, जहाँ पे वो बल सबसे अधिक होगा वो वस्तु ठोस हो जाएगी, जहाँ पे वो बल सबसे कम होगा वो वस्तु क्या हो जाएगी? गैस। और जहाँ पे दोनों अणुओं के बीच लगने वाला बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा वो वस्तु क्या हो जाएगी? द्रव। दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणु बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, एकदम आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इनका आयतन और आकृति निश्चित होती है। वहीं द्रव के जो अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है ठोस की अपेक्षा में। ठोस की तुलना में उनके अणुओं की बीच की दूरी ज़्यादा होती है, उनके बीच जो परस्पर बल लगता है वो बढ़ जाता है, वो बल कम हो जाता है, बढ़ नहीं जाता, वो बल कम हो जाता है, इसीलिए अणु दूर दूर हो जाते हैं। इसी कारण क्या होता है? उसका आयतन निश्चित होता है, पर द्रव में आकृति निश्चित नहीं होती। उदाहरण के लिए पानी को हम किसी भी बर्तन में रखेंगे, अगर 1 लीटर पानी हम गिलास में रखें तो भी वो 1 लीटर होगा, लेकिन आकृति गिलास की होगी। लोटे में रखेंगे तो 1 लीटर ही पानी का आयतन रहेगा, लेकिन आकृति लोटे की हो जाएगी। इसीलिए द्रव में आकृति निश्चित नहीं होती और आयतन निश्चित होता है। वहीं गैस में दोनों निश्चित नहीं होते। देखिए आगे, अब ये ठोस द्रव गैस हो गया। गैस में वहीं दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है, ये देखिए गैस में जो होता है, ये दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो नगण्य होता है, मतलब एकदम ना के बराबर होता है, इसीलिए ये हल्के होते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। और जिस पात्र में इसको रखते हैं उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं, उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ठीक,
इसलिए इनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। अब देखिए आगे, तत्व एवं यौगिक। तत्व क्या है? देखिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें जितने भी अणु पाए जाते हैं वो एक समान रूप के होते हैं, एक समान गुण के होते हैं। जितने भी परमाणु पाए जाते हैं, जितने भी अणु नहीं, जितने भी परमाणु पाए जाते हैं वो एक समान गुण के होते हैं। देखिए, ये तत्व ए है। तत्व में देखिए ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये सारे परमाणु क्या है? एक ही आकार के हैं, एक ही तरह के हैं। तो ये एक तत्व हो गया। और ये एक ही तरह के परमाणु वाला अगर कोई तत्व है तो वो क्या है? वो शुद्ध तत्व कहलाता है। ऐसे ही बी तत्व में देखिए, बी तत्व में देखेंगे तो जो इसके अणु हैं या परमाणु हैं वो क्या है? एक तरह के हैं, एकदम एक ही जैसे हैं, एक ही गुण रखने वाले परमाणु हैं। तो ये भी एक तरह का शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध तत्व है। देखिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। क्या हुआ? हमें इस प्रकृति में प्राप्त होने वाला वो पदार्थ जिसको हम और भी गर्म करके ठंडा करके, तोड़ के या रासायनिक क्रिया करा के हम उसको किसी और सरल रूप में विभाजित ना कर पाएं, उन पदार्थों को या उन पदार्थों को तत्व कहते हैं। ठीक, तत्व मतलब एलिमेंट। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म रखने वाले होते हैं। इसमें देखिए वही कह रहा है, जो अणु हैं इसमें या परमाणु हैं वो क्या है? एक जैसे हैं, उस तत्व में एक ही जैसे होंगे, वही शुद्ध तत्व होगा। तत्व में केवल एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा, सोना, चांदी आदि। ये क्या है? शुद्ध तत्व। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। जैसे अभी ऊपर बताया ना, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? एक हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। वही चीज़ ये कह रहा है कि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। अब ये हो गया अणु। अब देखिए, एक तत्व ए है, एक तत्व बी है। अब इन दोनों को जब मिला दिया गया, हमें क्या मिला? यौगिक ए बी। अब ये यौगिक बन गया। देखिए इसी में, ये देखिए यहाँ पे है ना एक अणु, इसमें एक परमाणु तत्व ए का है और दूसरा छोटा वाला परमाणु तत्व बी का है। ठीक, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? यौगिक। चलिए अब देखते हैं यौगिक क्या है। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो वो यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यही एक चीज़ और आता है, मिश्रण। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व मिलाए जाते हैं जिनका अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण में क्या होता है? पदार्थ दो या दो से अधिक मिल सकते हैं लेकिन उसमें अनुपात निश्चित नहीं होता और उसमें हर अवयव पदार्थों का गुणधर्म मौजूद होता है मिश्रण में। वहीं यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व मिलाए जाते हैं, एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं और इनसे मिलकर जो तत्व प्राप्त होता है वो अपने अवयवों के जो गुण होते हैं उनसे यथावत एकदम भिन्न होता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु से मिलकर जल यौगिक का एक अणु बनाता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला बिंदु, रसायन की भाषा।
रसायन की भाषा का मतलब, देखिए जैसे गणित में हम कई सारे चिन्ह पढ़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, देखिए गणित के चूंकि, त्रिभुज, इसलिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बराबर, ना बराबर, ठीक, ये सारे प्रतीक पढ़ते हैं ना, त्रिभुज, गोला, वर्ग, ये सब पढ़ते हैं ना, ये सब क्या है, गणित की भाषा है। ऐसे ही रसायन की भाषा होती है। रसायन की भाषा, देखिए रसायन में, देखिए हम जानते हैं कि अब तक खोजे गए लगभग 118 तत्व एवं इनसे बने लाखों यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे अब हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक प्रतीक है, उसके लिए बना दिया गया है H। अगर H कहीं ऐसे लिखा है रसायन विज्ञान में, तो उसको हाइड्रोजन समझा जाएगा। ऐसे ही अगर I लिखा है, तो इसको आयोडीन समझा जाएगा। कहीं O लिखा है तो उसको ऑक्सीजन समझा जाएगा। कहीं FE लिखा है इस तरह से, तो उसको आयरन समझा जाएगा। तो ये सारे प्रतीक बना दिए गए हैं। गणित के प्रतीक अलग हैं, रसायन विज्ञान के प्रतीक इस तरह हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए तत्वों के प्रतीक, यूनान के लोगों ने कुछ तत्व के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो ये तत्वों के लिए प्रतीक का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ था, यूनान के लोगों ने किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन नाम के एक रसायन शास्त्री या रसायन विज्ञान के जानकार थे। उन्होंने 1808 ईस्वी में सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया था। ये इस तरह के, जैसे चांदी हो गया तो एक गोले के अंदर उसका एक चिन्ह लगा देंगे, शीशा है तो गोले के अंदर बना के एक चिन्ह बना दिया जाएगा। तो ये इन्होंने इसका सुझाव दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे आज विकास होते होते क्या हो गया, हम लोग इस तरह की तालिका देखने लगे। हाइड्रोजन के लिए H का इस्तेमाल होने लगा, फिर सल्फर के लिए S का, ऑक्सीजन के लिए O का, तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C का। इस तरह 118 तत्वों के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल, अलग अलग प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए एक तालिका यहाँ दी है, ये तालिका में क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है तत्व का अंग्रेजी नाम, तत्व के प्रतीक। यहाँ भी देखिए तत्व का अंग्रेजी नाम, तत्व के प्रतीक। हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, फ्लोरीन के लिए F, नाइट्रोजन के लिए N, फास्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, एल्युमिनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar, ब्रोमीन के लिए Br, कैल्शियम के लिए Ca, क्लोरीन के लिए Cl, कोबाल्ट के लिए Co, हीलियम के लिए He, मैग्नीशियम के लिए Mg, नियॉन के लिए Ne, सिलिकॉन के लिए Si। ऐसे ही बहुत सारे तत्व जो हमारे रसायन विज्ञान में मौजूद हैं, ऐसे ही सबके लिए एक चिन्ह, एक प्रतीक निश्चित कर दिया गया है। ये देखिए नीचे भी कुछ दिया गया है, ये इतने सारे दिए गए हैं, ठीक। अब देखिए प्रतीक के महत्व क्या है, ये जो प्रतीक निर्धारित किए गए हैं इनका महत्व क्या है। किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करता है। पहला, तत्व का नाम। दूसरा, तत्व का एक परमाणु। अब देखिए जैसे कहीं लिखा है पारा, मरकरी, मरकरी अगर लिखा है, मरकरी के क्या होता है, Hg। देखिए यहाँ पे तत्व का अंग्रेजी नाम, लैटिन नाम, प्रतीक। अब यहाँ पे सोडियम लिखा है, सोडियम में इसका लैटिन नाम नाइट्रियम है। इसका लैटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम। प्रतीक क्या है इसका, Na। तो इसमें जो ये एक Na है, ये क्या है, ये परमाणु है। इसको अणु मत समझिएगा, ये क्या है, एक परमाणु। और Na से हमको पता चलता है ये कौन सा परमाणु है,
किस तत्व का परमाणु है? ये सोडियम का परमाणु है। ठीक, यानी अगर कहीं लिखा है तो क्या समझेगा हम कि ये सोडियम का परमाणु है, एक परमाणु है। चलिए अब देखते हैं रासायनिक सूत्र। तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, कुछ में 3 तथा कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। जो तत्व लिखे जाते हैं उनमें परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर 4 तक या उससे अधिक भी हो सकती है। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। यौगिक कैसे बनता है? विभिन्न तत्वों के या एक ही प्रकार के तत्वों के विभिन्न परमाणुओं से मिलके या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलके बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार के परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। ठीक, रासायनिक सूत्र क्या है समझ गया ना। आगे देखिए तत्व का अणु सूत्र। अब किसी तत्व का अणु सूत्र क्या होता है? तत्व के अणु सूत्र को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। अब देखिए अणु, एक अणु है, अब उस अणु में कितने परमाणु मिले हुए हैं। जैसे एक अणु कब बनेगा? एक अणु तभी बनेगा जब उसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले होंगे, तभी वो अणु बनेगा ना। तो जब हमको ये पता चल जाएगा कि वह तत्व कितने अणुओं से या कितने परमाणु, वो अणु कितने परमाणुओं से मिलके बना है, तो हम क्या उसी को क्या कह देंगे? उसका अणु सूत्र। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन का एक अणु क्या होता है? एक हाइड्रोजन प्लस एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन का एक अणु। अब ये हाइड्रोजन का एक अणु है। अब हाइड्रोजन का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना? हाइड्रोजन के 2। अब यही देखिए, अतः हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए H2 द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा ना H2, H के नीचे थोड़ा सा नीचे करके 2 लिख देते हैं, तो इसी को कहते हैं क्या? अणु सूत्र। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन के लिए N2, क्लोरीन के लिए Cl2, Br के लिए Br2, आयोडीन के लिए I2, इस तरह हम लिखते हैं। ये इन्हीं को अणु सूत्र कहते हैं। अब देखिए फास्फोरस तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं। यानी जो हमारा फास्फोरस पदार्थ है, इसका जो अणु है, एक मॉलिक्यूल में जो अणु होते हैं वो कितने होते हैं? 4। वहीं सल्फर में 8 होते हैं। अतः इनके एक अणु को P4 तथा एसिड द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकांश धातुएं परमाणुओं के समूह के रूप में रहती हैं, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाते हैं। अब देखिए किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित, देखिए किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। एक अणु, हाइड्रोजन एक परमाणु है प्लस हाइड्रोजन एक परमाणु है, ये दोनों परमाणु मिलके हमारा बनाते हैं एक अणु को। ये हमारा एक अणु है। अब देखिए क्या कह रहा है? किसी तत्व के एक अणु, यानी हाइड्रोजन का ये एक अणु हो गया। इस अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। अब इस अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं उसको क्या कहेंगे? परमाणुकता। ठीक, उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहेंगे। यह तत्व के अणु सूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या द्वारा दर्शित की जाती है। जैसे ये देखिए, ये 2 लिखा है ना, इसी 2 को परमाणुकता कहते हैं। समझ गए?
प्रतीक के दाईं ओर नीचे जो अंक लिखा होता है उससे परमाणुता दर्शाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन में H2, नाइट्रोजन में N2 की परमाणुता 2 है। ठीक। यौगिक का अणुसूत्र। अभी आते हैं किस पे? यौगिक के अणुसूत्र पे। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाएंगे एक निश्चित अनुपात में तो क्या बन जाएगा हमारा यौगिक। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक अणु क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एक अणु क्या हो गया हमारा? जैसे H2, हाइड्रोजन का एक अणु क्या हो गया हमारा? H2 लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन का एक अणु क्या मिलके बन जाएगा हमारा? H2O। अब ये चीज़ जो बनी है इसी को क्या कहेंगे? यौगिक। यही चीज़ को यौगिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, अतः यौगिक को भी अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। क्योंकि परमाणु सामान्यतः अविभाज्य हैं, इनको सामान्यतः क्या होता है? परमाणु को अविभाज्य माना गया है। अतः यौगिक के अणु तथा अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या पूर्णांकों में होती है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। इसमें क्या है? देखिए H के आसपास कोई गिनती है? नहीं है। अगर अगल बगल ऊपर नीचे कहीं कोई गिनती नहीं है तो H को क्या मानेंगे? इस H में कितने परमाणु हैं? कितने अणु हैं? एक। ठीक। यानी एक अणु में ये देखिए यहाँ लिखा है अणु नहीं, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, अणु नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक अणु हो गया और क्लोरीन का एक हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया और क्लोरीन का एक परमाणु हो गया। देखिए एक अणु में हाइड्रोजन का ये एक अणु हो गया। देखिए जो HCl है ये यौगिक पूरा एक अणु है। ठीक, ये पूरा एक अणु है। अब इसमें ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन का एक परमाणु, इसमें क्या है? हाइड्रोजन का एक परमाणु है तथा क्लोरीन का एक परमाणु है। ये दोनों मिलके हमारा HCl बनाते हैं। ठीक, ऐसे ही पानी बनता है H2O। जल का भी सूत्र ऐसे ही बनता है, H2 + O मिलके H2O बनाते हैं। ठीक, चलिए देखिए परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। ठीक, जो यह दर्शाता है कि उस यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं और उन तत्वों के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, यह यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। अब देखिए यौगिक का अणुसूत्र क्या क्या दर्शाता है? पहला, उस यौगिक का एक अणु। दूसरा, तत्व जिनसे वह यौगिक बना है। तीसरा, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। जैसे देखिए यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, ये है यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पे एक यौगिक का नाम लिखा है, यौगिक का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं। ठीक, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है NaCl। अब NaCl हमने पढ़ा, इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या मिल गया हमको? NaCl मिला है। Na को हम क्या कहते हैं? Na को हम कहते हैं, ये कौन सी धातु है? सोडियम है ना, ये सोडियम हो गया। और Cl को क्या होता है?
सीएल को कहते हैं क्लोराइड, ठीक, क्लोराइड कहते हैं ना। अब इसमें सोडियम का एक परमाणु, देखिए NaCl कितना है, NaCl के आगे कोई गिनती नहीं लिखा है, पीछे भी कोई गिनती नहीं है किसी, जैसे देखिए HCl के आगे अगर यहाँ 2 लिखा होता तो इसको क्या कहते हैं हम, कि ये HCl के 2 अणु हैं। क्या है, HCl के 2 अणु हैं। अभी कुछ नहीं लिखा है, तो जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा तो ये एक अणु है। ऐसे अब देखिए इसमें NaCl में हमको क्या पता चला कि इसमें एक सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का ब्रोमाइड है, क्लोराइड का परमाणु है। ये देखिए लिखा है ना, सोडियम Na का परमाणु की संख्या कितना है, एक, क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु संख्या एक, एक एक परमाणुओं से मिलकर हमारा क्या बना, यौगिक, एक अणु बना NaCl। चलिए ऐसे ही बाकी सब भी हैं, आगे देखते हैं। देखिए इन सब का फार्मूला भी दिया है, इन सब के फार्मूले आपको पढ़ाने के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें आप लोग इसको याद कर लेंगे। देखिए अब इसमें कुछ और भी जानते हैं। किसी तत्व तथा यौगिक के एक से अधिक परमाणुओं या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणु सूत्र के पहले दर्शाए जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। उदाहरण के लिए जल के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिखा जाता है। ठीक है, जब तक हम यहाँ लिखते हैं, जब तक हम H2O लिखते हैं तब तक कहा जाएगा कि ये अणु का ये जल का एक अणु है, ठीक। लेकिन वहीं जब ये लिख दिया जाएगा 2H2O, अब इसको कहेंगे ये जल का 2 अणु है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 हो गया तो ये जल का 3 अणु हो जाएगा। यानी इस अणु के सामने जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतने अणु इसके बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने के लिए 2H2O लिखेंगे, 2H2 लिखेंगे, तथा 2 परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखेंगे। ठीक, देखिए 2 परमाणु अगर दिखाने हैं यानी H प्लस H अगर ऐसे दिखाना है तो 2H लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु, 2 परमाणु हो गए। ठीक, 2 परमाणु हैं ये। लेकिन अगर एक अणु दर्शाना है, अणु दर्शाने के लिए हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, H2, इस तरह लिखेंगे तब ये एक अणु होगा। अब वहीं अगर हमको इसको 2 अणु दिखाने हैं तो इसके आगे 2 लिख देंगे, 2H2, तो ये हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, किंतु जो सोडियम होता है उसके साथ देखिए क्या होता है, किंतु 2Na सोडियम के 2 परमाणु, सोडियम के 2 परमाणु तथा 2 अणु दोनों को ही दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग है, हाइड्रोजन के लिए हम अलग तरह से लिखते हैं, लेकिन वहीं जब सोडियम का नाम आता है तो हम परमाणु दर्शाने के लिए भी अगर 2 परमाणु दर्शाने हैं तो भी 2Na लिखेंगे, और 2 अणु दर्शाने हैं तो भी हम 2Na लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सोडियम एक धातु है जो परमाणु समूह के रूप में पाई जाती है, जो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनके साथ ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए अम्ल मतलब एसिड, क्षारक मतलब बेस, लवण मतलब जो हमारे खनिज लवण होते हैं, या क्या कहते हैं उसको, उदासीन। ठीक, अब देखिए अम्ल, जैसे अब यहाँ देखिए एक तालिका दी है, इस तालिका में कुछ पदार्थों के नाम लिखे हैं, जैसे नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम। अच्छा, इन सब का स्वाद कैसा होता है, हमको पता है कि इन सब का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। नींबू का रस खट्टा होता है। इसमें देखिए लिखा उपस्थित अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक।
संतरे के रस में भी साइट्रिक पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल देखिए, सिरका में जो मिलाया जाता है सिरका बनाने के लिए जो अम्ल, वो एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, इसीलिए सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो बनाते हैं, लैक्टिक अम्ल इसलिए पाया जाता है। इमली और कच्चा आम में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, ये तो किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताया जा रहा है। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। हमने नींबू खाया ना, कैसा लगता है? खट्टा एकदम। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, कुछ थोड़ा बहुत कड़वा भी होता है, मतलब कुछ खट्टेपन का स्वाद आएगा। अब देखिए, अम्ल हम पहचानेंगे कैसे? हमको कैसे पता चलेगा? तो अम्ल पहचानने के लिए एक कुछ तरीके हैं, उससे हम पहचानते हैं अम्ल कैसे, कि ये अम्ल है या नहीं। तो उसमें हम एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर। ठीक, क्या होता है? लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक भी हैं, उन प्राकृतिक सूचक भी हैं, कुछ कृत्रिम सूचक भी हैं, उनका इस्तेमाल करके हम अम्ल और क्षार इन सब का पता लगाते हैं। अब देखिए, एसिड शब्द क्या है? लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड एसियर से बना है, जिसका नाम है खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बोनिक अम्ल कहलाते हैं, और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। अब जैसे जैसे देखिए, लैक्टिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है? बहुत कमज़ोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है इनको, जिससे हमें स्वाद मिलता है, इससे हमें नुकसान नहीं होता। वरना जो बहुत तीव्र अम्ल होते हैं, तनु अम्ल होते हैं, उन उन वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। जहाँ अगर त्वचा पे पड़ गए या किसी चीज़ पे पड़ जाते हैं तो वो उसको एकदम गला देते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थ में किया जाता है। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर पड़ जाए तो उसी बुरी तरह जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। चलिए देखते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है तो तनु अम्ल कहते हैं। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक रहती है। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी से अधिक मात्रा में धोना चाहिए। यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारक यानी बेस। क्षार या बेस। खाने का सोडा, यहाँ पे दिया है Na2CO3, ये इसका क्या है? रासायनिक सूत्र। ये खाने वाला सोडा होता है। के विलयन में अपनी उंगलियों के बीच में रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक का बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील हैं वे क्षार एल्कली कहलाते हैं। क्षार को ही बेस या एल्कली कहते हैं। ठीक, जैसे NaOH, KOH, चूने का पानी, NH4OH आदि। अतः सभी क्षार भस्म हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ठीक, क्षार भस्म से बनते हैं, पर हाँ
परंतु जो सभी भस्म हैं उनको क्षार नहीं कहा जा सकता। आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षार की पहचान। अम्ल और क्षार की पहचान देखिए, अभी अम्ल और क्षार की पहचान करने के कृत्रिम मानव निर्मित तरीके भी हैं, कुछ प्राकृतिक तरीके हैं। अब देखिए कहाँ गया, ये देखिए, इन सूचकों जब किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। ठीक, अम्ल या क्षार को जब किसी विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। देखिए, इनका पता करने के लिए जो सूचक इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, एक ये देखिए लिखा है लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, नीला एवं लाल। ये पट्टी, कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबोने पर नीला हो जाता है। देखिए, इसको याद करने का सिर्फ एक तरीका है, जैसे हमको चोट लगती है या क्या है, एसिड जब पड़ता है हमारे स्किन पे तो क्या हो जाता है, वो जल के एकदम लाल हो जाता है। ठीक, यानी एसिड क्या करता है, एसिड जहाँ भी पड़ता है समझ लीजिए उस जगह को एकदम जला के लाल कर देता है। ठीक, तो एसिड क्या करता है, लाल करता है। तो एसिड लाल करता है किसको, किस लिटमस पेपर को लाल करेगा, जब वो नीला होगा तो नीले कलर वाले को ही लाल करेगा। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, एसिड लाल करता है किस लिटमस पेपर को, नीले को। यानी एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और इसका उल्टा काम करता है कौन, क्षार। ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सामान्य रूप से पाया जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। लिटमस पेपर कैसे बनता है, लाइकेन नाम के पौधे से बनता है। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ भी सूचक का काम करती हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। क्या होता है, अगर अम्ल में गुड़हल की पंखुड़ियों को डाला जाए तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा, वहीं अगर क्षार में उन पंखुड़ियों को डाला जाए तो विलयन हरा हो जाता है। इस प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयन को लाल कर देता है। जैसे हल्दी का सूचक देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम खाना वाना खाते हैं, हमारे कपड़ों पे जब सब्जी वब्जी गिर जाती है तो क्या करते हैं, घर पे आते हैं हम उसको सर्फ से धोते हैं जब, तो सर्फ जब उस पर आप लगाएंगे जहाँ पे हल्दी गिरा होता है या सब्जी गिरा होता है तो वो जगह हल्का सा लाल हो जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो हमारा सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी हल्दी क्षार के साथ मिलके लाल रंग उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थीन का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, ये कृत्रिम सूचक हैं, मानव निर्मित सूचक हैं ये। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। यानी अम्ल का एक विलयन लेते हैं, उसमें अगर मिथाइल ऑरेंज हम डाल दें तो उस विलयन का रंग लाल हो जाएगा। वहीं अगर क्षार के विलयन में हम मिथाइल ऑरेंज को डाल दें तो वो पीला हो जाएगा। वहीं फिनोल्फ्थीन का जो अम्लीय विलयन होता है, फिनोल्फ्थीन अम्लीय विलयन में रंगहीन, यानी अम्ल में डालेंगे फिनोल्फ्थीन को तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर क्षार में डाल दें तो वह गुलाबी रंग का हो जाता है। अब देखिए, एक तालिका दी है, इस तालिका को पढ़ के आप लोग लिखेंगे। अगला देखिए, अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया उदासीनीकरण या लवण।
अब देखिए, अम्ल और क्षार को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? पानी, ऊष्मा और लवण। देखिए यहाँ पे दिया है ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया। ये क्या है? ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसीलिए कहते हैं ये अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये बेस है यानी क्षार है। अब इन दोनों की जब रासायनिक क्रिया होती है तो क्या क्या मिलता है हमको? ये मिल गया हमको लवण, सोडियम क्लोराइड, इसी को कहते हैं क्या? नमक कहते हैं। और क्या मिला? H2O पानी मिल गया, और साथ में और क्या मिला? ऊष्मा, यानी हमको थोड़ी सी गर्मी भी मिली इस क्रिया में। यानी उदासीनीकरण में हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उससे हमको खनिज लवण या लवण, पानी और ऊष्मा, ये तीनों चीज़ें प्राप्त होंगी। ये दोनों आपस में मिलके उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब न्यूट्रल। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अब क्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं। यानी ये यहाँ सोडियम क्लोराइड बना है ना, इसी को लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इस क्रिया में ऊष्मा भी निकला था यहाँ पे ना, उसी की बात कर रहा है ये। देखिए लिखा है, अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो लवण, पानी और ऊष्मा, ये चीज़ें प्राप्त होंगी हमको। एक घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल, क्षारक तथा लवणों का उपयोग। लवण का उपयोग, अब देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। इसको, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? गंधक का अम्ल। इसको गंधक के अम्ल के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक उपयोग क्या है? उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े आदि के उद्योग में। इन उद्योगों में H2SO4 की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सोरेक अम्ल कहते हैं इसको। इसका औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग अम्ल राज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरक के निर्माण में, एवं सोने चांदी को शुद्ध करने में। सोना चांदी साफ करते हैं ना, उसमें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही ये सारे देखिए दिए हैं एक एक करके, ये सब आप याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम एक बार आपको अलग से वीडियो में बता देंगे, सिर्फ सारे सूत्र जितने लिखे हैं इस पाठ में वो। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पहला, ठोस तथा द्रव, ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं क्या हैं वो देखा हमने। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, ये सीखा। द्रव में पदार्थ के कण ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण द्रव की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी अधिक दूरी पर होते हैं। द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक संपीड़न, कंप्रेसिबल, संपीड़न कंप्रेस करना और दबाना होते हैं। मतलब ठोस को हम कम दबा सकते हैं, द्रव को थोड़ा और दबा सकते हैं, लेकिन गैस को हम ज़्यादा दबा दे सकते हैं। पदार्थों के कणों के मध्य अंतराकाश या रिक्त स्थान होना। विलयन में नमक या शर्करा जैसे विलयन पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकों द्वारा तत्वों का नाम ज्ञात होता है। सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ सामान्यतः अम्लीय होते हैं। कड़वा तथा कसैला स्वाद वाला पदार्थ
क्षारीय हो सकता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगे भस्म, क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं, क्षार कहते हैं। सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्लीय तथा क्षारीय मध्य में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। लिटमस, हल्दी तथा गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है। चलिए, ये चीज़ें हमने इसमें सीखी। अब देखिए, इसमें आपके अभ्यास प्रश्न आ गए इस पाठ के। ये अभ्यास प्रश्न, ये पाठ पढ़ाया गया। अब अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। आराम से पढ़ के समझ के तब हल करिएगा। ये सारे अभ्यास प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान है, ये भी आराम से पढ़ के हल करेंगे आप लोग। सही गलत दिया गया है इसमें। जो कथन सही है उस पर, उसके सामने सही का निशान, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। अब इसमें सही कथन छाट कर लिखेंगे। ऐसे ही सारे प्रश्नों को इसमें हल करेंगे आप लोग। जो प्रश्न अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको मैसेज कर दीजिए। इस पाठ को अगले वीडियो में इसका सारा अभ्यास प्रश्न हम हल करा देंगे। तो ये पाठ ख़त्म हो गया आप लोग का आज। अगली वीडियो में अगले पाठ को देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।